अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल जो हमने अस्सलाम वालेकुम क्लास, कल जो हमने देखा था वो था इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम उसी के आगे फर्दर देखते हैं कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसकी आगे हमारे पास आखिर स्कोप क्या है। यहाँ पे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम अगर हमें पता हो तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें एमिट हो रहे हैं, कितनी एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, कितनी ट्रांजिशन हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में जाने में, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इसके बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसमें हमें पता चलेगा कि लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है, पास्टन क्या है और पफन सीरीज क्या है। अब जब हम बात करें सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन टेक प्लेस व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। क्या आपको पता है कि आपके पास कोई भी जब स्टेट होती है, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जब भी हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है हाइड्रोजन एटम में जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास एनर्जी या मॉलिक्यूल जो है उसकी ट्रांजिशन होगी। अब अगर हम देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका हम अगर स्कोप देखें तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे टाइटेनियम हो गया, वेंडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास ट्रांजिशन करते हैं। अब हर किसी की ट्रांजिशन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जैसे आपके पास टाइटेनियम में देखें कि 3d2 और 4s टू आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह जिंक, कॉपर, इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक दूसरे से अलग है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी की वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से चेंज हो जाता है। ठीक है। इन 1913 it was Niels Bohr who solved the many of the problems at the time by proposing the electron revolves around the nucleus of atom with a definite fixed energy in a fixed path without emitting or absorbing energy. The electron in the hydrogen atom exists only in certain definite energy level. These energy level are called the principal quantum level, denoted by the principal quantum number n. Principal quantum level n is equal to 1 is closest to the nucleus of the atom and of all the lowest energy. अब आपको पता है कि जो हमारे पास अगर इसी चीज को डिटेल में देखें, आपको 1913 में नील बोहर ने जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी कि उसने कहा था एक तो ये फिक्स ऑर्बिट में मौजूद है और फिक्स आपके पास पाथ पे ये मूव करेंगे। उसके बाद उसने कहा था कि हाइड्रोजन एटम जो है ये एग्जिस्ट करता है कुछ कंडीशंस पे जहाँ पे हमारे पास सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसने कहा था ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। और सबसे क्लोजेस्ट जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसको कहते हैं n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन कॉपीड द एनर्जी लेवल ऑफ लोएस्ट एनर्जी द एटम इज सेड टू बी द इट्स ग्राउंड स्टेट के अगर वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है तो वहां पे क्या होता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। एटम कैन हैव ओनली वन ग्राउंड स्टेट, हर एटम की सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट होगी। डिफरेंट स्टेट्स बहुत सारी होंगी लेकिन ग्राउंड स्टेट सिर्फ वन होगी जो क्लोजेस्ट होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द वन ऑफ द हाइड्रोजन एनर्जी लेवल then the atom is in an एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट के अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में होता है, यानी आप कह सकते हैं थर्ड में फोर्थ में, तो वो क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में होगा। और इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं क्योंकि ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने की कैपेसिटी रखता है। एन एटम हैज द मैनी एक्साइटेड स्टेट, और आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट एक है तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब एक्साइटेड स्टेट बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है। When a hydrogen atom is in its ground state, it excited by an input of the energy. Its electron promoted from the lowest energy level to the one of the higher energy level. अब क्या है कि जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो लोअर से हायर की तरफ मूव करता है और वहां पे वो क्या करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। The atom does not remain the excited but
रीमिट द एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो क्या करता है, वहां पे इमिट करता है एनर्जी को। तो जब एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वहां पे वो हमेशा नहीं रहता, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है। तो जब वो वहां पे होगा तो वहां से वो स्टेबल रहने के लिए एनर्जी जो है उसको इमिट करेगा, और यही एनर्जी जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में हमें फील होती है। This is all result of an electron falling from the higher energy level to the one of the lower energy level के। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो ये हमारे पास फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ फोटोन फ्रॉम द एटम ऑफ एन amount of energy E is equal to Hn, equal to the difference in energy of the electronic energy level involved in the transitions। कि अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जो इमिट होती है वो हमारे पास फोटोन की सूरत में होती है, चाहे अब्जॉर्ब होती है या चाहे इमिट होती है, वो हमारे पास फोटोन की सूरत में होती है, जिसकी हमारे पास एनर्जी होती है E is equal to Hn के इक्वल होती है। और ये जो हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल के लिए हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इन अ सिंपल gaseous hydrogen where there are many trillion of atoms, all the possible electron transition from higher to the lower energy level will take place many time। कि हमारे पास जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे वो आता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रांजिशन जो है वो अकर होती हैं इस दौरान में, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता। जब हम गैस को लेते हैं, गैस में तो बहुत सारे एटम्स हमारे पास इकट्ठे मौजूद होते हैं। उसके बाद वो ये बता रहा है प्रिज्म कैन नाउ बी यूज्ड टू सेपरेट द इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ और एनर्जीज। कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें से इमिट हो रही थी उसके सामने क्या करते हैं, एक प्रिज्म रख देते हैं। वो जो प्रिज्म है वो सेपरेट करता है कि हमारे पास जो उसको उसकी डिफरेंट एनर्जीज और वेवलेंथ के लिहाज से डिवाइड कर देता है। दीज आर सेपरेटेड स्पेक्ट्रल लाइंस अलोंग इन द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्केल टू द फॉर्म ऑफ एटॉमिक एमिशन और स्पेक्ट्रम। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है ये हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की सूरत में हमारे पास सामने शो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जिस वक्त हम बात करें तो यहाँ देखें कि n इज इक्वल टू आपके पास जो ये 1 है, आपके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के करीब वाली जो स्टेट है यहाँ पे n1 होगा, और जितना जितना दूर होता जाएगा n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो यही बात यहाँ बताई है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल विच इज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इज प्रिंसिपल क्वांटम लेवल इज n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम लेवल जो है वो n इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अगर हम बात करें द बोर थ्योरी वाज मार्वेलस सक्सेस एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब बोहर थ्योरी ने जो है इसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। हिज कैलकुलेशन द वेवलेंथ ऑफ agreed perfectly with the experimentally measured wavelength of the spectral line। उसने इसकी जो कैलकुलेशन की थी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो भी बिल्कुल परफेक्ट की थी। More recent theories about the electromagnetic structure atom have refined these ideas, but Bohr model is still very helpful to understand। ठीक है, कि आपके पास जो बोहर मॉडल है उसको ज्यादा ही अब तक भी उससे ही ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। For the clarity, it is normal to consider the electron transition from the higher energy level to the principal quantum level। कि हमारे पास हायर एनर्जी लेवल से प्रिंसिपल क्वांटम लेवल तक जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसने बहुत मॉडल जो है उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसने क्या किया था, द डायग्राम बिलो द इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर हाइड्रोजन कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। कि अब बाल्मर सीरीज जो है यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हुई थी, जो हमारे पास विजिबल लाइट के लिए उन्होंने सबसे पहले शो कराई थी, और आगे इसको फर्दर जो है डिफरेंट सीरीज में डिवाइड कर दिया गया था, और ये इस सीरीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। अगर अब यहाँ पे आप देखें आपके पास जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंट है हमारे पास। अगर कहाँ हमारे पास डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल ऑल इज देन n इज इक्वल टू 2 लेवल जो है सिंपल हाइड्रोजन एटम के लिए है। अगर यहाँ बाल्मर सीरीज या विजिबल रीजन की बात करें हमारे पास इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इस तरफ आपके पास इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी और इस तरफ आपके पास जो है वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में दिखाई हुई है। ये डायग्राम जस्ट समझने के लिए, इससे पीछे जो थ्योरी थी वो आपने अच्छी तरह से नोट करनी थी। उसके बाद अब यहाँ से आप नोट करेंगे
The Bohr model of an electron transition in a hydrogen atom quantizes the energy level with the different quantum number and yields the photon by emission of by emission with the quantum energy. कि हमारे पास जब कोई भी बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम में जितनी भी ट्रांजिशन मौजूद होती हैं वो एमिशन करती हैं क्वांटम एनर्जी लेवल, एक फिक्स एनर्जी लेवल तक। जब हमारे पास E2 से E1 की तरफ ये मूव करेगा तो यहाँ पे हायर से लोअर जब स्टेट में जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक फोटोन को इमिट करता है और ये जो फोटोन है ये इक्वल टू होता है h न्यू के, विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, अ डाउनवर्ड ट्रांजिशन इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी। और अगर ये यहाँ से E1 से E2 की तरफ मूव करता तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती फोटोन की, तो तब ये यही एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है जितनी इमिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम h न्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो h न्यू हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए 2 पाई का स्क्वायर m e का स्क्वायर और h का स्क्वायर इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो चार्ज है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 13.6। ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको आप याद रखिएगा कि ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, आपको हर वैल्यू के साथ इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्सप्रेस करता है हमारे पास इनवर्स वेवलेंथ और वेव नंबर को। जैसे हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे एच न्यू है तो एच न्यू हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा के, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा आर एच के, आर एच इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो आर एच है ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2m का स्क्वायर m e का स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर है। देखिए अगर यही आपके पास फार्मूला आ जाएगा तो इसी फार्मूले से देखें तो ये हमारे पास h वर्ग की जो वैल्यू है वो 1.097331 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिस वक्त हम एनर्जी लेवल को देखते हैं तो एनर्जी लेवल हमारे पास इक्वल टू होगा एच न्यू के और 13.6 जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था वही वैल्यू हो जाएगी इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। 13.6 जो है ये एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है डेल ई, क्योंकि हम चेंज इन ई कर रहे हैं तो ये हमें इसको शो कराता है। तो लैम्डा हमारे पास इक्वल टू आ जाता है सी ओवर वी के। तो अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे हमारे पास इस स्टेट पे n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसी तरह n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 2 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा, n इज इक्वल टू 5 होगा। और हर जगह पे हमारे पास यहाँ देखें कि ये हमारे पास वायलेट कलर में आएगा, ये हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर में आएगा, ये हमारे पास पास्टन सीरीज आ जाएगी। ठीक है, पास्टन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सीरीज होगी जिसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन सीरीज में हमारे पास n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बाल्मर सीरीज आएगी, बाल्मर सीरीज में हमारे पास n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। उसके बाद थर्ड सीरीज हमारे पास पास्टन आएगी। ठीक है, पास्टन सीरीज में हमारे पास n इज इक्वल टू 3 आता है, फिर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 आएगा। लाइमन लाइमन बाल्मर पास्टन और सॉरी मुझे ये नाम भूल गया। अच्छा आगे आ जाएगा आपका। अच्छा और अब वो क्या कहते हैं कि एज रेफर टू द अबव हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल आर टू the n is equal to 2 level produce a series of the line in the visible region of the electromagnetic spectrum called the Balmer series। कि जब हमारे पास n2 होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगी, बाल्मर सीरीज कहलाएगी, और जब हमारे पास n is equal to 1 होगा तो वहां पे हमारे पास लाइमन सीरीज होगी। ठीक है, the series of the line in the ultraviolet region called the Lyman series are due to the electron transition from higher energy level R to the n is equal to 1 level and these were the discovered by the Bohr prediction their existence। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास वो यही बता रहे हैं कि when the within each series the spectral line get closer together with the increasing frequency। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के करीब होती जाएंगी। दिस सजेशन दैट द electronic energy level get closer the more distance they become from the nucleus of the atom, कि वो उसके जो डिस्टेंस है एटम का वो उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और जैसे जैसे वो करीब होते जाएंगे तो वहां पे हमारे पास उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो भी इंक्रीज करती जाएंगी, यानी बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होती जाएंगी, वो जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। now the element have the same atomic emission spectrum। the atomic emission spectrum of a element is like a फिंगरप्रिंट। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि
कि जिस तरह आपके हैंड का एक फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट आएगा, जिसे हम एलिमेंट का फिंगरप्रिंट कहते हैं कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। इसी एमिशन को देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। एनर्जी लेवल डायग्राम for the hydrogen atom shows that the transition for the spectral line of Lyman, Balmer and Paston series, each vertical arrow represents the atomic transition that give the rise to the photon of a spectral line, a single wavelength of frequency. अब ये जो सारा कुछ था ये आपका हाइड्रोजन एटम की डिटेल थी। अब जो आपके पास लाइमन, बाल्मर, पास्टन और पफन सीरीज आएगा, ये आपके पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताऊंगी। जस्ट आप एक डायग्राम से यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ देखें कि आपके पास जब लाइमन, बाल्मर और पास्टन सीरीज होंगी तो ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर होता जा रहा है उसकी ट्रांजिशन स्टेट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो डिस्टेंस क्लोजर होता जा रहा है। ये ग्राउंड स्टेट है जो लाइमन सीरीज पे, जहाँ पे n=1 है, फिर बाल्मर सीरीज है, पास्टन है, इसी तरह आपके पास पफन सीरीज तक मौजूद होंगी। तो ये आपके पास मेन थी जो आपके पास थ्योरी थी हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। अब इसी हाइड्रोजन एटम को देखते हुए हमने लाइमन सीरीज भी फाइंड करनी है, हमने बाल्मर भी फाइंड करनी है, उसके बाद हमने पास्टन और पफन भी फाइंड करनी है। और ये सारी सीरीज जो है हमें इसकी कैलकुलेशन, जो पीछे आपके पास एक मेन फार्मूला था, उसी फार्मूले को कंसीडर करते हुए आपको पता चलेंगी। तो आपने उस फार्मूले को फिंगर टिप्स पे याद रखना है। मैं आपको फार्मूला एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो है 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये जो आपके पास फार्मूला था ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, क्योंकि आगे सारी सीरीज फाइंड करते हुए हमें ये फार्मूला आएगा तो हम सीरीज फाइंड कर सकेंगे, ठीक है।